हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। तो आखिर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है फीबल से फीबल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। किस चीज के लिए? डिटेक्ट के लिए, ना कि मेजरमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है और माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के करंट पे भी ये फुल डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसकी वजह से ये करंट को मेजर करने के लिए, मान लीजिए हमें 1 एम्पियर का करंट मेजर करना है, उसके लिए ये सही तरीके से रीडिंग नहीं देगा। क्लियर? तो इस पे कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग इसको एज अ एमिटर यूज करते हैं और साथ ही में इस पे कुछ अलग तरीके से मॉडिफिकेशन करके इसको वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, बनता कैसे है और इस पे कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या वर्क होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है एमीटर में, फिर वोल्ट मीटर में, और फिर इसकी करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और फिर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है क्या वो बढ़ती है करंट सेंसिटिविटी बढ़ने के साथ साथ। तो इन सब चीजों को हम लोग आज के लेक्चर में और आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें इनको पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए, अगर इसके डायग्राम को अगर आप देखें तो इस पे यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेट्स को। ठीक है, और ये कैसे मैग्नेट्स हैं, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कटे हुए हैं। इन मैग्नेट्स को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस इमेज पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। ये जो है यहाँ पर मैग्नेट है, ये अगर इस तरफ एक मैग्नेट लगा है तो दूसरी तरफ इधर मैग्नेट लगा हुआ है। तो दो हमारे पास इंडिपेंडेंट मैग्नेट होते हैं, और ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल शो कर रहा है। तो इसका ये देखिए ऐसे शेप बना हुआ ना, यानी कि इसका जो बाकी का हिस्सा है उस पे साउथ पोल होगा, क्योंकि जो मैग्नेट्स होते हैं कभी भी उनमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा नॉर्थ अगर है तो उसके साथ साउथ होगा। तो यहाँ पर नॉर्थ और उसका साउथ जो कि दिखाया नहीं गया है। इसी तरीके से जो दूसरा मैग्नेट है, इस मैग्नेट का इधर साउथ है तो उसका दूसरा पोर्शन यहाँ पर, दूसरा पोल जो है वो यहाँ पर नॉर्थ मौजूद होगा। और इसके ऐसे स्पेशल कटिंग की वजह से इससे जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका कुछ जो डायरेक्शन होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, साथ ही में इसमें ये जो बीच में ऐसा कोर दिखाई दे रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप का कोर होता है और ये बना होता है सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन का मीनिंग ये है कि हम हमारे पास जो ये एक आयरन है, एक स्पेशल टाइप का आयरन है जिसमें कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है। इसको हम लोग और डीपली अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए सॉफ्ट आयरन जानना इतना काफी होगा कि एक इस तरीके का आयरन जिसमें कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बहुत आसानी से होता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब कि उस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत जल्दी आती है और अब उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हटती भी बहुत जल्दी है। ठीक है, इसके बाद इस पे एक कॉइल लपेटी गई होती है जो कि ऐसे दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये कॉइल। ठीक है, ये ऐसे, ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक लपेटी गई। तो ये सिलेंडर में इस तरीके से लपेटी गई कि एक यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल फॉर्म करती है। साथ ही में इसके यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ है जो कि ऐसा ये रिप्रेजेंट हो रहा है, और साथ में इसकी लगी होती है एक स्केल। अब ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, ये इसका ये वाला कोर जो है हवा में तो लटका नहीं रहेगा, किसी के साथ अटैच्ड होगा। तो जिस जगह पर ये अटैच्ड होता है उसको पाइवोट पॉइंट कहते हैं, और साथ ये एक्सेस जाकर यहाँ पर एक स्प्रिंग के साथ जुड़ी होती है जो कि इसको इसके इस पे जब ये पोर्शन घूमता है तो उसके घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करने का काम करती है ये स्प्रिंग। तो इसको इसका जो एक्चुअल हमारा फिगर है और ये जो डायग्राम है इसमें कौन सा पार्ट क्या क्या है वो अब आपको समझ पे आ गया होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है। ये यहाँ पर सिलेंड्रिकल आयरन कोर है जो कि सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है। इसके ऊपर कॉइल लपेटी गई है। ये पाइवोट है जिस 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 पे ये फिक्स्ड मतलब जिसके अबाउट ये घूमता है, और इस पे लगी हुई है एक स्प्रिंग जो कि एसपी से यहाँ पर डिनोट की जा रही है, और ये प्रोवाइड करती है काउंटर टॉर्क।
यानी कि जिस डायरेक्शन पे ये घूमता है सॉफ्ट आयरन कोर, उसके जस्ट अपोजिट में उसको टॉर्क प्रोवाइड करती है ये स्प्रिंग। ठीक है, इस पे पॉइंटर अटैच्ड होता है और ये स्केल होती है। क्लियर। अब इसमें जैसे हम लोग ने बात की कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात अगर की जाए कि ये वर्क करता कैसे है, इसका प्रिंसिपल क्या है वर्किंग, तो इसका प्रिंसिपल जो है वो कुछ ऐसा है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को पढ़कर आपको याद आना चाहिए कि हम लोग ने जब पिछले लेक्चर्स पे पढ़ा था कि एक कॉइल जो थी, उस कॉइल को जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम लोग ने प्लेस किया था मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल में लगा था क्या, टॉर्क लगा था। याद आया, एनएस, ऐसा इस पे एक टॉर्क लगा था जिसका कि एक्सप्रेशन निकल कर आया था टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ये जो थीटा है ये एंगल होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म पे है और ये नीचे जो हमने लिखा है ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म पे। तो ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का के बीच में। क्लियर। तो यहां पर ये जो सिलेंड्रिकल आयरन कोर है ये दो काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि ये जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल यहाँ पर लगाया गया है उसकी वजह से ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दूसरा, ये यहाँ पर ऐसा सिलिंड्रिकल आयरन कोर होने की वजह से और यहाँ पर ये जो मैग्नेट्स हैं इसकी वजह से यहाँ पर ये ऐसी जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो होने की वजह से, अब देखिए ये यहाँ पर जो हमारे पास कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन पे ऐसा एरिया वेक्टर होगा इसका, इस कॉइल का, तो उस इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो देखिए ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से जब ये कॉइल मान लीजिए इस पोजीशन पे होगी, ठीक है, जब ये कॉइल इस पोजीशन में होगी तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इधर, और उस समय ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब ये कॉइल मान लीजिए कि ऐसे है, ये कॉइल जब ऐसे है, तो जब ऐसे होगी तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट, उस समय जो इधर वाली है वो इसके 90 डिग्री हो जाएगी। यानी कि इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की होने की वजह से, ठीक है, जो कि हो रहा है किसकी वजह से, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से, कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो रही है, उसकी वजह से हमेशा इसके एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री हमें मिलेगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि ये जो टाउ का एक्सप्रेशन था NIAB साइन थीटा, उसमें हम लोग थीटा को हमेशा 90 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। कॉइल चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो, हमेशा इस पे जो थीटा होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री। यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारा रिड्यूस होकर ये आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो होती है, साइन 90 होता है हमारा 1। क्लियर। तो इस वजह से जो टाउ है वो हमारा हो जाएगा NIAB, यानी कि इस कॉइल पे जो टॉर्क एक्ट होगा वो इतना एक्ट होगा जब इसमें करंट I फ्लो होगा। देखिए जो A है वो इस कॉइल का एरिया है, B ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, और जो N है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में। तो ये जो टॉर्क है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, I में। यानी कि जब भी इस कॉइल पे करंट फ्लो होगा तब तब उस पे लगेगा टॉर्क, और उस पे टॉर्क लगने की वजह से ये जो कॉइल है वो रोटेट करेगी, और उस रोटेशन
को यहाँ पर शो करने के लिए इसके साथ एक पॉइंटर जुड़ा हुआ है जो कि एक स्केल के साथ जुड़ा है, और वो क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही करंट यहाँ पर अगर कोई मौजूद होगा, टॉर्क लगेगा और ये नीडल हिल जाएगी, ये पॉइंटर हिल जाएगा। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ सर्किट में एक करंट मौजूद है। क्लियर? तो ये जो टॉर्क लगा वो किसकी वजह से लगा? जब एक करंट कैरिंग कॉइल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड थी, जिसकी वजह से ये टॉर्क एक्ट हुआ। अब अगर इस पे टॉर्क लग गया है और करंट हमने बंद कर दिया, तो लेट अस सपोज पोजीशन पहले इसकी ऐसे थी और इस पे आई करंट फ्लो हुआ, जिसकी वजह से ये कॉइल घूम के इस डायरेक्शन पे आ गई। अब इस डायरेक्शन पे आ गई और जैसे ही हमने करंट हटाया तो ये इसी पोजीशन में ही बनी रहेगी, ये इसी पोजीशन में बनी रहेगी अगर यहां पर स्प्रिंग ना लगी होती। बट क्योंकि इस पे स्प्रिंग लगी हुई होती है ये, तो जब ये वाली कॉइल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आई तो वो रोटेशन इस स्प्रिंग में क्या हुआ, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। उस रोटेशन की वजह से, क्योंकि जो करंट फ्लो हुआ उससे उसकी वजह से वर्क हुआ और वो वर्क स्टोर हो गया इस स्प्रिंग में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही एक्सटर्नल करंट जो यहाँ पर इस कॉइल पे आ रहा था, यानी कि इस पे जो करंट आ रहा था इस कॉइल पे, जैसे ही वो हटा, ये स्प्रिंग जो होगी इस पॉइंटर को फिर से वापस इसी पोजीशन पर ले आएगी। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो वर्क करता है कि जैसे ही इस पे करंट पहुंचता है ये पॉइंटर घूम के कहीं इधर आ जाता है, और जैसे ही करंट हटाया जाता है तो ये स्प्रिंग अपना काम करना चालू कर देती है और इसको घुमाकर फिर उसी जगह पर ले आती है जहां से ये आया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, टॉर्क, जो कि है किसकी वजह से, जब करंट फ्लो करता है। अब यहां पर हम लोग ने ये चीज डिस्कस कर ली है कि जो टाउ का एक्सप्रेशन है वो NIAB क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हम लोग ने 1 ले ली है। फिर उसके बाद अब ये जो टाउ है, ये टॉर्क तब एक्ट होता है जब करंट फ्लो होता है, और जैसे ही ये करंट हमारा हटता है तो ये स्प्रिंग अपना वर्क करने लगती है। यानी कि जो इस टॉर्क को काउंटर बैलेंस कर रहा है वो कौन है, ये स्प्रिंग। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है SP, ये प्रोवाइड करती है एक काउंटर टॉर्क। क्या प्रोवाइड करती है? एक काउंटर टॉर्क, जिसको कि हम लोग K से लिखते हैं। यानी कि इस NIAB को हम लोग लिख सकते हैं K के बराबर, इसके बराबर K के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर कि ये जो फाई है वो डिफ्लेक्शन बता रहा है। ठीक है, फाई जो है वो डिफ्लेक्शन बता रहा है, यानी कि मान लीजिए यहां से ये पॉइंटर इधर से घूम के वो इस जगह पर आ गई, तो कितना यहां पर एंगल घूमा है ये यहां पर ये फाई बता रहा है हमें। तो ये जो फाई है वो क्या है, ये डिफ्लेक्शन है कि करंट आई फ्लो करने पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये यहाँ पर हमें पता चलता है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना वो बन गया ये कि K इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, तो ये हमारा इन इक्विलिब्रियम, जब करंट आई फ्लो कर रहा है और ये कॉइल कहीं इस जगह पर है, तो हुआ क्या है, इस पे फाई डिफ्लेक्शन हुआ है और अब करंट आई फ्लो कर रहा है लगातार और ये इसी जगह पर डिफ्लेक्टेड है। तो एक हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल रही है कि पॉइंटर ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में। उस केस में K के बराबर NIAB होता है, जहां पर कि जो K है इसको हम लोग कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, ये टॉर्जनल कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि कितनी मुलायम स्प्रिंग है, कितनी हार्ड स्प्रिंग। मुलायम और हार्ड से मतलब क्या है, जैसे कि आपने कभी गौर किया होगा कि जो चिट चैट वाले पेन होते हैं, ठीक है, उस पर चिट चिट करके उसको खोलते बंद करते हैं, तो उनके अंदर जो स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग में कई तरीके के पेन की आपने स्प्रिंग देखी होगी, तो कोई आसानी से
फ्लेक्स फ्लेक्स होती है कोई, उस पर थोड़ा हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो आसान होती है वहां पर उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, जहां पर जो हार्ड होती है उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। जो टॉर्जनल कांस्टेंट है वो उस स्प्रिंग की इसी प्रॉपर्टी को बता रहा होता है। तो जो के है वो स्प्रिंग के बारे में बताता है। इस के को हम लोग ये मान सकते हैं किसके बराबर, कि जो के है वो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट होता है। यानी कि यहां पर हम लोग डिफ्लेक्शन को अगर यूनिटी ले लें, फाई की वैल्यू कितनी ले लें, यूनिटी ले लें, तो k इज इक्वल टू एन आई ए बी के बराबर होता है। यानी कि एक यूनिट डिफ्लेक्शन करने के लिए जितना हमें टॉर्क लगाना होगा वो टॉर्जनल कांस्टेंट उसी के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर हमने फाई की वैल्यू कितनी ले ली, 1। यानी कि डिफ्लेक्शन जो यहां पर ले रहे हैं हम, डिफ्लेक्शन जब यूनिटी ले लें, ठीक है, यूनिटी ले लें, यानी कि यहां पर डिफ्लेक्शन कितना लिया हम लोग ने, सिर्फ 1 यूनिट। और 1 यूनिट डिफ्लेक्शन करने के लिए हमें कितना करंट लगाना पड़ रहा है, उससे ये जो टॉर्क हमने लगाया 1 यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, उतना टॉर्क ही हमारा क्या कहलाता है, उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा क्या कहलाता है, टॉर्जनल कांस्टेंट के बराबर उस स्प्रिंग के लिए। ठीक, ये हो गया हमारा टॉर्जनल कांस्टेंट की डेफिनेशन। तो ये इस एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है कि के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, यानी कि ये जो के है ये स्प्रिंग की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, और साथ में जो फाई है वो डिफ्लेक्शन है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के, ठीक है, और आई है इसमें फ्लो होने वाला करंट, ए है इस कॉइल का एरिया, और बी है ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड। फिर इसी चीज को, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, इसी को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसको लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है एन ए बी बाई के इनटू आई। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, देखिए एन कांस्टेंट होगा किसी गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए, एरिया कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, और के भी कांस्टेंट होगा। यानी कि देखिए ये इस स्प्रिंग की बात हो रही है। तो अगर आपको किसी ने कोई ऑब्जेक्ट थमाया, या आपको किसी ने कोई गैल्वेनोमीटर थमाया, तो वो एक डिवाइस है, वो बनी हुई होगी, तो उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो भी फिक्स्ड रहेंगे, है ना। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी को, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस कॉइल के वो फिक्स्ड होंगे, जो इस कॉइल का एरिया है वो फिक्स्ड होगा, और इस पे जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या मैग्नीट्यूड जो है वो भी फिक्स्ड होगी। और ये जो स्प्रिंग लगी है, ये जो स्प्रिंग लगी है यहाँ पर काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ये वाली स्प्रिंग, इस स्प्रिंग की भी जो प्रॉपर्टी है वो भी सेम ही रहेगी, क्योंकि वो स्प्रिंग सेम है। तो डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई के, कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर के वर्क करने का, कि किसी जगह पर अगर करंट हो तो डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। तो ये हमारे पास निकलकर आ गया, क्योंकि ये चीज क्या था, कांस्टेंट, तो इसको हम लोग ने देखा, तो ये फाई डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, आई पर, ये रिलेशन निकलकर आ गया। उसके बाद अब हमें ये पता चल गया कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो आई की वजह से आएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं कई जगह पर, जैसे कि कहीं पर हमें करंट चेक करना है कि मौजूद है या नहीं है। जैसे कि हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के अरेंजमेंट में करते थे, एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, दूसरा ऐसे लगा हुआ है, तीसरा ऐसे लगा हुआ है, चौथा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता था और यहां पर बैटरी लगी होती थी। तो इस जगह पर करंट, इस आर्म में करंट है या नहीं, उसको डिटेक्ट करता था गैल्वेनोमीटर। क्लियर। तो एक तरीके से हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसी भी
सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और जो आजकल के हमारे जो गैल्वेनोमीटर आते हैं उसमें ये जो पॉइंटर होता है वो बीच में ऐसा होता है और ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये राइट की तरफ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द करंट किस डायरेक्शन में है। बट ये जो डिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्लेक्शन पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो है, बट ये जो डिफ्लेक्शन है ये नहीं बता पाता है कि करंट कितना है। यानी कि डिफ्लेक्शन देख के हम ये नहीं बता पाते कि करंट कितना है। यानी कि ऐसा नहीं हो पाता कि अगर डिफ्लेक्शन इतना है तो हम कह दें कि जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का है, या फिर डिफ्लेक्शन अगर इतना है तो बोल दें कि जो करंट है वो 1.5 एम्पियर का है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है और माइक्रो एम्पियर के लिए फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर करंट के लिए ये फुल डिफ्लेक्शन ऐसे शो कर देता है। यानी कि पूरी स्केल जो होती है इसकी, पूरी स्केल में ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है माइक्रो एम्पियर के करंट के लिए ही। तो अगर ये माइक्रो एम्पियर के करंट के लिए ही पूरी डिफ्लेक्शन शो किए दे रहा है, तो 1 एम्पियर का करंट होगा या मिली एम्पियर का करंट होगा, तो ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा, ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसमें कुछ क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, जिससे कि इस पे हम लोग क्या कर पाए, मेजर कर पाए करंट को। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो बनता है। एक गैल्वेनोमीटर का यूज होता है एज अ एमीटर कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट मेजर करने के लिए क्यों ना इस्तेमाल कर पाते? क्योंकि बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट के लिए भी ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। इस वजह से हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, समझ पे आई बात? तो गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। इस वजह से हम लोग जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको यूज नहीं कर पाते करंट को मेजर करने के लिए, या एज अ एमीटर यूज नहीं कर पाते। तो अगर हमें इसको एज अ एमीटर यूज करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी। ठीक है, इसमें एक तो रीजन ये हो गया कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। दूसरा रीजन ये भी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का उसको एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस ना यूज करने के लिए, वो ये भी है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्किट है और इसमें कोई एक बल्ब लगा हुआ है, उसकी वजह से यहां पर कोई करंट डेवलप है। ठीक है, V वोल्टेज है और उसकी वजह से यहां पर कोई करंट है I। अब इस करंट I को मेजर करने के लिए आपने लगाया यहां पर डिवाइस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या लगाया है? गैल्वेनोमीटर। अब क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, इसके अंदर एक कॉइल मौजूद है, कॉइल में वायर्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ उस पे रोटेशन है, यानी कि इसके पास भी रेजिस्टेंस होगा। अगर उस रेजिस्टेंस को मैं यहां पर Rg से डिनोट करूं, ठीक है, और इस बल्ब के रेजिस्टेंस को मैं किससे डिनोट करूं? R से डिनोट करूं, तो अब होगा क्या? जहां पहले ये जो करंट की वैल्यू थी वो V बाई आर इज इक्वल टू आई थी। अब क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर को भी मैंने यहां पर इंसर्ट कर दिया करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए, बट क्योंकि यहां पर ये जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो अपना भी वहां पर इफेक्ट शो करने लगेगा और R प्लस RG करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये जो रेजिस्टेंस है वो दोनों सीरीज पे है, इसके रेजिस्टेंस और इसके रेजिस्टेंस सीरीज पे हो जाएंगे, तो इसको हमें करना पड़ेगा, जो कि यहां पर मान लीजिए कि इसका नाम दे दिया जाए I1। तो यहां पर अब ये जो करंट निकल कर आ रहा है, इस करंट की वैल्यू इस I से क्या होगी? कम होगी। तो गैल्वेनोमीटर ने यहां पर आकर करंट की वैल्यू को ही चेंज कर दिया। अब सोचिए जरा कि आपको एक थर्मोमीटर लगाया जाए जो कि क्या करे, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करे, बट उसमें डिफेक्ट हो कि वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को ही बढ़ा दे।
तो क्या वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को सही तरीके से नाप पाएगा? यानी कि एक थर्मोमीटर ऐसा है जिसको कि आपने जैसे ही मुंह पे रखा तो आपको बुखार चढ़ाएगा। तो क्या थर्मोमीटर ऐसा होना चाहिए? या फिर थर्मोमीटर ऐसा होना चाहिए कि उसको आपने अपने मुंह में रखा और उसने आपके बॉडी का कितना टेम्परेचर था वो बता दिया, बस। उससे ज्यादा उसका काम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो सिस्टम है, उस सिस्टम पर जो करंट की वैल्यू है उसको चेंज नहीं करना चाहिए उस मेजरिंग डिवाइस को। तो दूसरा कारण ये भी है गैल्वेनोमीटर को ना यूज करने का डायरेक्टली करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि इसमें मौजूद होता है फाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या मौजूद होता है? फाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब है एक लार्ज रेजिस्टेंस की वैल्यू मौजूद होती है गैल्वेनोमीटर में, जो कि इस सर्किट में मौजूद करंट की वैल्यू को चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो दो डिफिकल्टीज हैं गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट मेजरिंग डिवाइस की तरह ना यूज करने का। पहला ये है कि बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है बहुत ही कम वैल्यू ऑफ करंट के लिए। दूसरा ये कि जब गैल्वेनोमीटर को सीरीज पे कनेक्ट किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, तो क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये यहां पर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को ही चेंज कर देता है, उसकी वैल्यू को ही चेंज कर देता है। यानी कि एक ऐसा थर्मोमीटर है जो कि किसी पर्सन को अगर लगाया जाएगा तो उसके बॉडी के टेम्परेचर को ही बढ़ा देगा, बात समझ पे? या फिर उसके बॉडी के टेम्परेचर को ही घटा देगा। ठीक है? तो हमें डिवाइस ऐसा नहीं चाहिए जो कि उसको लगाने से वो वहां पर सर्किट में कितना करंट है उसको मेजर करने के बजाय उसकी वैल्यू को ही चेंज कर दे। तो ये दो डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए एक काम किया जाता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, देखिए गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम बनाते हैं एक गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से। पहली बात ऐसे जी बनाकर ऐसे गैल्वेनोमीटर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर। और उस पे जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके बगल में ही ऐसा करके आरजी लिख देते हैं। यानी कि ये जो आरजी है ये इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो इस गैल्वेनोमीटर में हम लोग एक छोटी सी वैल्यू लगा देते हैं रेजिस्टेंस की, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक बहुत ही छोटे से रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं जिसको कि बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। ठीक है? यानी कि इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है छोटी सी वैल्यू का रजिस्टर। ठीक है? यानी कि अगर इस सर्किट में देखा जाए तो ये कुछ हो रहा है ऐसा कि यहां पर इसके पैरेलल में ऐसा एक कनेक्ट कर दिया गया आरएस वैल्यू, और ये जो आरएस है ये बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जब यहां पर करंट आई वाला फ्लो करेगा तो यहां से ऐसा आएगा आएगा, और ये क्योंकि यहां पर मौजूद होगा तो करंट यहां से आने के बाद करंट यहां से चला जाएगा, क्योंकि जो करंट होता है वो लेस रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करता है। तो इस गैल्वेनोमीटर से ना जाकर करंट इससे पास हो जाएगा। तो हुआ क्या, इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है, इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हो जाती है? देखिए, मान लीजिए कि इसका जो रेजिस्टेंस है आरजी वो है 5000 ओम। ठीक है? इसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो है 5000 ओम, और आपने आरएस वैल्यू का 1 ओम का रजिस्टर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करिए। इन दोनों को जब आप क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा इस कॉम्बिनेशन का, तो इसको अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो ये होगा 1/RG प्लस 1/RS, यानी कि 1/5000 प्लस 1/1। ठीक है? इसको 2 भी मान सकते हैं हम लोग, कुछ भी लिख सकते हैं, 1/1 ऐसे मान लिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा कितना? 5000/5001। ठीक है? ये हमारा जो वैल्यू है आर इक्विवेलेंट की ये निकल कर आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो 1 से छोटी। ठीक है? इसकी ये जो वैल्यू है ना
ये 1 से छोटी है। कैसे? कैलकुलेट करिए। 5000 को जब आप 5000 1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.99 इस तरीके से, ठीक है, 9.9998 इस तरीके से निकल कर आएगी। यानी कि आप सिंपली ऐसे मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू देखिए 0.99 ओम निकल कर आ रही है। यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल कर आया 1 ओम से भी कम निकल कर आ गया इस पूरे अब ये जो यहाँ पर डिवाइस बना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं एक शंट रेजिस्टेंस को, और इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो ये पूरा अरेंजमेंट वर्क करता है एज एन एमीटर। ठीक है, क्या वर्क करता है? एज एन एमीटर। फिर हम लोग इस पे इस तरीके से चेंजेस करते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने लगा दिया, शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, तो हमारी ये वाली जो प्रॉब्लम थी कि वो करंट की वैल्यू को ही चेंज कर देता है, ये वाली हमारी सॉल्व हो गई। दूसरा, फिर इसकी जो सेंसिटिविटी है कि ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, इसको हम लोग भी रिजॉल्व कर लेते हैं, और फिर जाकर हमारा ये जो होता है एमीटर ये तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसको जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था उसके लिए इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसकी ये जो स्केल है उसको सेट कर देते हैं कि ये कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर? बात समझ पे? तो इस तरीके से हमारा एक एमीटर प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ क्या, द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो स्मॉल एंड एंगुलर। तो इस तरीके से हमारा जो हुआ एमीटर प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो जो इसकी स्केल होती है, जो पहली जो प्रॉब्लम थी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करने की, उसको भी यहाँ पर दूर कर लिया जाता है कि जो उसकी स्केल होती है उसको इस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है, उसको ऐसा कैलिब्रेट किया जाता है कि वो डिजायर्ड करंट की वैल्यू को रीड करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एमीटर प्रिपेयर हो जाता है। क्लियर? अब इसमें एक और चीज है एमीटर से रिलेटेड जो कि है करंट सेंसिटिविटी। क्या है? करंट सेंसिटिविटी। तो देखिए, करंट सेंसिटिविटी से ही हम लोग ये मतलब करंट सेंसिटिविटी को ही देखते हुए हम लोग ये बनाते हैं कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, कि ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, या एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, या मिली एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्योंकि अगर हम लोग ने कोई ऐसा गैल्वेनोमीटर लिया जो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इस ऑर्डर की करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, और अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहां शो कर रहा है तब भी हम लोग इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इस तरह वाला। और अगर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहां शो कर रहा है तो इतनी छोटी वैल्यू को फिर वो अपने पास शो नहीं होने देगा। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं जो कि इस समस्या को सुलझा देता है, इसकी स्केल को कैलिब्रेट और बनाने में हेल्प करता है कि किस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो करंट सेंसिटिविटी होती है हमारी वो डिफाइन होती है कुछ इस तरीके से कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, क्योंकि देखिए फाई जो था वो था एन ए बी बाई के इंटू आई, ये था। इस आई को जब इधर डिवाइड पे ले आते हैं तो ये बन जाता है फाई बाई आई इज इक्वल टू एन ए बी बाई के। यानी कि जिस भी ऑर्डर का हमें चाहिए करंट, उस ऑर्डर के करंट की वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, और उस हिसाब से फिर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर n की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू और k की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए। ठीक है, कि 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए, 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए या 1 यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, 1 यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए हमें कितने उस पर करंट देना होगा, या पर यूनिट करंट उस पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग इसके n की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू और k की वैल्यू तरीके से डिसाइड करते हैं। तो वो जो 2 प्रॉब्लम्स थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में,
उसको एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस यूज करने के लिए पहला कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो वो इसकी हेल्प से निकाल दी जाती है कि हम अपना हिसाब से उसकी स्केल को सेट कर सकते हैं, उसकी स्केल को ग्रेजुएट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग उस पर मेजरमेंट कर लेंगे। दूसरा कि वो करंट की वैल्यू को चेंज कर देता था, उसके लिए ये शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वही है कि अ कन्वीनियंट वे फॉर द मैन्युफैक्चरर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब सबसे यहाँ पर कन्वीनियंट वे ये होता है करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, किसी भी गैल्वेनोमीटर को बनाने वाले के लिए वो ये होता है कि करंट सेंसिटिविटी को अगर हमें बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी जाए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हमारी करंट सेंसिटिविटी आसानी से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग n बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए n को हम लोग ने 2n कर दिया, कितना कर दिया 2n, तो होगा क्या, पाई बाई आई इज इक्वल टू n की जगह हो गया 2n ए बी बाई के। तो जब n इक्वल टू 2n हो गया तो ये फाइनल और ये इनिशियल था। ठीक है, इनिशियली इतनी थी करंट सेंसिटिविटी और फाइनली अगर हमारी इतनी होगी तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स इनिशियल करंट सेंसिटिविटी। यानी कि अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं एमीटर में, इन दो चीजों को करके। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट एज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। तो आई होप आपको जो आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के दूसरी चीजों को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।